रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम ऐसे शख्सियतों से बात करते हैं जिन्होंने अपने कार्य से राष्ट्र की अलग तरह से सेवा की है। आज मैं गर्व के साथ स्वागत करता हूं पद्मश्री प्रकाश सिंह जी का, जो यूपी के डीजीपी रहे और 1959 में आईपीएस बने और पुलिस सुधार में, भारत की पुलिस व्यवस्था को सुधारने में जितना महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश सिंह जी ने किया है, इतना शायद ही किसी ने किया हो। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जब 1959 में आईपीएस ज्वाइन किया था, उस समय की पुलिस व्यवस्था और आज की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें कितना बदलाव और सुधार दिखाई दिया है, जो आपने क्योंकि काम भी किया और आपने अनुभव भी किया। जी देखिए, उस समय की पुलिस और आज की पुलिस में अगर हम तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसी समस्याएं, बहुत से ऐसे अपराध जो उस समय नहीं होते थे वो अब हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि चुनौतियां और बढ़ती जा रही हैं और विषम होती जा रही हैं और उनकी भौगोलिक सीमाएं और ज्यादा हो रही है। मतलब इंटरस्टेट क्राइम्स, इंटरनेशनल क्राइम्स ये तो और ज्यादा हो रही है। जी मेरा संकेत है ऐसे अपराधों की ओर, जैसे स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, जी, एक देश से दूसरे देश में हथियार को ले जाना, या इलीगल ट्रैफिकिंग इन वुमेन, या मनी लॉन्ड्रिंग, जी, या टेररिज्म। ये टेररिज्म वगैरह उसमें पहले इसकी बात ही नहीं होती थी। आतंकवाद क्या होता है, ये सब जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ये सब बड़े उग्र रूप से और देश की सत्ता को चुनौती देते हुए ये समस्याएं अभी पिछले कुछ दशकों में खड़ी हुई हैं। जी, तो मतलब ये साइबर क्राइम्स है, ये सब भी पहले नहीं था। तो ये सब चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अब रहा कि पुलिस की तरफ से क्या बदलाव आया, जी, तो पुलिस में संसाधन तो बढ़े हैं, पहले से ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से अच्छा हो गया है, जनशक्ति भी पहले से बढ़ी है, अधिकारियों की संख्या भी बढ़ी है और फोरेंसिक लेबोरेटरी भी बढ़ी है। तो संसाधन तो जरूर बढ़े हैं, परंतु दो मायने में बहुत बड़ी कमी आई है। जी, एक तो है कि राजनीति का प्रभाव क्या कहिए, वर्चस्व कहिए या एकदम कहिए कि गर्दन पकड़ और जो स्थिति है वो आ गई है। मतलब पहले भी नेता थे और हम लोगों के मतलब कुछ न कुछ हमसे सिफारिश करते थे, पर पहले नेता फिर भी अधिकारियों की इज्जत करते थे। और अगर ये देखा कि भाई अधिकारी ईमानदार है और हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो उसको बड़ी इज्जत के साथ दूसरी जगह भेज देते थे, कोई उसके बेइज्जती नहीं होती थी। पर अब तो ये है कि ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी से हमसे क्या लेना देना, और अगर तुम हमारा काम नहीं करो तो फिर हम तुमको उठा के पटक देंगे और कहीं सस्पेंड कर देंगे या कहीं कूड़ेदान में डाल देंगे। अब ये स्थिति हो गई। अब आज का नेता अधिकारियों के प्रति सहनशील नहीं है और वो चाहता है कि मेरा काम हो, और काम नहीं होंगे तो मैं अधिकारी की ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से अधिकारियों की कार्यक्षमता पे असर पड़ा है, उनके मतलब जनता के प्रति उत्तरदायित्व में फर्क पड़ा है। सोचते हैं भाई जनता का प्रति उत्तरदायित्व तो है, पर कोई उसकी तारीफ करे या कोई उसको मान्यता दे तब तो करें। जब हमको किसी बात का पुरस्कार या मिलना है कि हम कितना नेताजी के साथ चल रहे हैं और उनकी बात मान रहे हैं, तो ठीक है, नेताजी के साथ हम चलते हैं और हम नौकरी हम बजाय रखेंगे। बहुत कम लोग कुछ आदर्शवादी होते हैं जो टक्कर देते रहते हैं और कुछ सफर करते हैं और टटकनियाँ खाते हैं, तो किसी तरह से नौकरी अपनी करते रहते हैं। ऐसे अफसरों की संख्या क्या होगी, 5% होगी, 10% होगी, बाकी 80-90% को अपना उसी जिसे कहते हैं स्विमिंग विद द करंट, उसी बहाव के साथ वो चलते रहते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरे, नैतिक मूल्यों में बड़ा ह्रास हुआ है। मतलब पहले भी अधिकारी मतलब इक्के बेईमान होते थे। हमें याद है जब मैं नौकरी शुरू किया था तो, और यूपी जब मैं पहुंचा तो मुझे बताया गया 2 अफसरों के नाम दिए गए, मुझे अभी भी याद है, पर उनका नाम मैं नहीं दूंगा, तो दिवंगत हो चुके हैं, इसलिए लेना उचित नहीं होगा। बताया गया कि ये 2 अफसर बेईमान है यूपी बॉर्डर में और इनसे भैया बचे रहना, बाकी लोग तो मोटे मोटे ठीक है। अब
अब स्थिति एकदम उल्टी हो गई। अब आपको ये सुनाई पड़ता है कि भाई मतलब सारे के सारे बेईमान है, बस यही दो तीन ईमानदार आदमी बचे। जी जी। मतलब नैतिक मूल्यों में इतना ह्रास हो गया है और अधिकारी लोग इस तरह से करप्शन में लिप्त हैं और संपत्ति बनाने में, और एक जिले नहीं, दो जिले नहीं, जिस जिले में पोस्टिंग हुई वही जमीन खरीद लिया, वही मकान बना दिया, किसी से जेवर ले लिया, पैसे नहीं दिए, मतलब क्या नहीं करते। जी जी। हर तरह के क्या कहें प्रलोभन में वो आ जाते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाने और आराम की जिंदगी बिताना उनका एक लक्ष्य हो गया है। नौकरी सेवा का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि नौकरी एक है कि ठीक है सरकारी नौकरी है तो हम अपना आराम से जिंदगी बिताएंगे, थोड़ा बहुत उतना काम कर लेंगे कि नौकरी बची है, बची इससे ज्यादा जी। पहले अधिकारियों में एक जज्बा होता था और मतलब ऐसे अधिकारियों की संख्या जो देश की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए अपनी जान देने को तैयार रखते थे, दिन रात काम करने को तैयार रखते थे। आज की तारीख में भी ऐसे अफसर है, पर उनका प्रतिशत बहुत कम हो गया है। ये दो डेवलपमेंट हुए हैं। और एक तीसरा भी आप कह सकते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो मतलब अपराध का जो राजनीतिकरण हो गया है, नई चीज हुई है। और पहले तो अपराधी दूर से देखता था मतलब राजनीति को, और उसने देखा कि भाई जब ये नेता हमारे सहारे इलेक्शन जीतते हैं तो क्यों हम खुद ही पॉलिटिक्स में आ जाए। तब वो नेता पॉलिटिक्स में आ गया। अब देखिए आज की तारीख में 43% लोग पार्लियामेंट में ऐसे हैं जिनकी आपराधिक जी जी ये संख्या बहुत ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि अगर आप पिछले 15 साल 20 साल का तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ धीरे धीरे कहीं 20 से शुरू हुआ था और आज 45 तक पहुंच गया है। तो ये ग्राफ पता ही जा रहा है। अगर ऐसा भी नहीं है कि इतना सारा एक के बाद एक आदेश सुप्रीम कोर्ट करती है और इलेक्शन कमीशन करता है, पर ग्राफ बजाय रुकने के या नीचे गिरने के बराबर निरंतरता से ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। और ये संख्या बड़ी चिंता का विषय है कि मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन 50% के ऊपर ये संख्या बढ़ जाएगी, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी और कहेगी ये एक ऐसा देश है जहाँ की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये हिंदुस्तान को एक क्रिमिनल स्टेट की संज्ञा दी जी जी जी। तो हमारे लिए बड़े शायद अभी हाल ही में किसी एक देश के प्रधानमंत्री ने भारत के पार्लियामेंट के बारे में ऐसा एक बयान दिया था तो उस पर लोगों ने बड़ा इतराज किया। पर इतराज आप कब तक उनका मुंह बंद करिएगा। आज एक देश ने एक के प्रधानमंत्री ने कहा कम देखिएगा 2, 3, 4, 5, 10 देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहेंगे। और जो सत्य है उससे आप मुंह कैसे बोल सकते हैं। आपकी किताब बताती है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में बताती है ये बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं कि पुलिस में चुनौतियाँ बढ़ी है, साथ साथ संसाधन बढ़े हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और अपराध का राजनीतिकरण हुआ है। ये सब बातें हैं। एक मैं देखता हूँ कि स्थिति मतलब ऐसी नहीं है जैसे उत्साहवर्धक कहा जाए। सर आपने एक किताब लिखी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इसमें क्या संदेश है और क्या आपने इस तरह की सपना देखा है कि पुलिस में जो सुधार हो वो कैसा हो? देखिए 35 साल की नौकरी में मैंने ये देखा कि जब भी सही काम करना भी नौकरी में आसान नहीं है। और जब भी कुछ एक ऐसे संवेदनशील मामले आते हैं जहाँ आप अगर एक स्टैंड लेते हैं, एक सैद्धांतिक रुख अपनाते हैं, तो आप अक्सर ये देखते हैं, हमेशा तो नहीं पर अक्सर ये होता है कि आप ये देखते हैं कि सरकार जो सत्ता में वो कुछ और चाहती है और आप जो अपने सिद्धांत के मुताबिक और कानून, देश के कानून के मुताबिक और देश के संविधान के मुताबिक जो काम करें, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सरकार अपना राजनीतिक लाभ चाहती है और आप कहते हैं मैं तो कानून का रखवाला हूँ और मैं तो ऐसे काम करूँगा। जब भी ऐसी बात मैंने करने की कोशिश की कि कानून की रक्षा करनी चाहिए, जनता का हित देखना है, देश का हित देखना है, तो मैंने ये देखा कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी सरकार के साथ टकराव मतलब 3 बार मतलब भयंकर टकराव और तीनों बार मैं मार खाया। एक बार जब मैं डीआईजी मेरठ था तब मैं मार खाया क्योंकि मैंने मतलब बेईमान अफसरों के विरुद्ध अभियान चलाया और उस अभियान में मैं ही दोषी पाया गया और बेईमान अफसरों के ट्रेड यूनियन ने जाके हमारी शिकायत की कि साथ ये तो फलानी जाति के विरोध है और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दुर्भाग्य से उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ ये तो जाति फलानी जाति के विरोध का विरोध कर रहे हैं, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, इसलिए इनको हटाओ।
और फिर इतना नहीं, उन्होंने सस्पेंशन का भी हुक्म दे दिया। ईश्वर की दया से सस्पेंशन खैर लागू नहीं हो पाया। डीआईजी मेरठ था, तब मैं एक झटका लगा। फिर मैं जब डीजीपी आसाम हुआ तब मैंने एक अजीब स्थिति देखी। वहाँ मतलब मुझे भेजा गया था कि आप इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो रहा है और लोकल अफसर नहीं करा पाएंगे, आप जाइए डीजीपी बन के। तो मैं डीजीपी बन के गया, इलेक्शन वहाँ करवा दिया, इलेक्शन तो करवा दिया। पर उसके बाद जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो मैंने एक अजीब तमाशा देखा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय वो सब चीज में दखल देने लगे, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में, हर चीज में। उनका कि कौन आदमी रखे जाएंगे, कौन छोड़ दिए जाएंगे, हर चीज में दखल देने लगे। मैंने कहा था वैसे तो मैं काम, ऐसी स्थिति में मैं काम करने नहीं आया। उन लोगों को गिरफ्तार करने में आसाम पुलिस को 10 साल लग गए हैं, या बड़ी मेहनत से गिरफ्तार किया उनको, आप एक झटके में आप रिलीज करते जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? या ये आपने मुझसे पूछा भी नहीं, और फिर आप चाहते हैं कि ये गुवाहाटी में कौन इंस्पेक्टर कहाँ तैनात हुई आप तय करेंगे? ये नहीं होगा, मैं तय करूँगा। तो नहीं माने तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो फिर मुझे आप रिलीव कर दीजिए, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है जहाँ मैं एक डमी कुर्सी की डमी की तरह बैठा रहूँ और हुक्म कोई और चलावे। हुक्म मेरा चलेगा या तो मैं नहीं काम करूँगा, मैं छोड़ दूंगा नौकरी। तो उसका ठीक है, आप नौकरी नहीं करना, आप जाइए। तो मैंने अपना बोरिया बस्तर बांधा और आसाम छोड़ के चला आया। तीसरा झटका मुझे यूपी में लगा। यूपी इस माने में लगा कि मैं यूपी में मतलब मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, वो टंके की चोट पे कहते थे कि हमने दंगा रहित प्रदेश बना दिया है और लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये बराबर कहते रहे, टंके की चोट पे कहते रहे। और 3 दिन पहले उन्होंने लखनऊ में बयान दिया कि हम लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और उसके 3 दिन बाद ही मालूम होता है कि डीजीपी हटा दिए जाते हैं। वहाँ जाने का कारण एकदम राजनीतिक था और कोई बात नहीं थी। मैं राजनीतिक दृष्टि से कई मायने में उनसे मेरी नाइतफाकी हो रही थी, और मैंने कहा मेरे लिए मतलब मेरा सिद्धांत तो देश का कानून और संविधान सर्वोपरि था। आप उसमें आप मुझको ओवररूल करिएगा तो फिर मैं तो टक्कर ले लूंगा, और उस टक्कर में जानता हूँ कि मैं मार खाऊंगा। सरकार उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अब वही हुआ, फिर मुझे हटाया गया। वो भी मेरे जीवन का बड़ा दुखदायी मौका था, क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगा कि मेरी नौकरी थोड़ी नौकरी और बची थी। मैंने सोचा कि देखो नौकरी खत्म होते समय कम से कम कोई सम्मान से जाता है तो अच्छा लगता है। यहाँ तो मैं बेइज्जत होकर मेरा पूरा 35 साल का करियर पहुंच गया। पर खैर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। ईश्वर ने कहा नहीं, अभी हर करियर खत्म नहीं हुआ है। तो अभी दिन गिरी और उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में दंगे होने लगे, फिर जो लागू हो गया। केंद्र सरकार ने कहा हमको कोई ऐसा डीजीपी चाहिए जो स्थिति को नियंत्रण में फिर से ला सके, तो फिर से मुझे फिर डीजीपी बनाया गया। और फिर मैं एक डीजीपी की हैसियत से मैंने दूसरी इनिंग्स खेली। इस तरह मतलब ये सब जो झटके लगे तो मैंने देखा कि भाई ये तो पुलिस में कुछ बहुत ही अंदर से बहुत ही गड़बड़ है। ये क्या है, ये क्या बात है? इसमें सुधार की जरूरत है और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई आदमी ईमानदारी से काम करे और निष्ठा से काम करे और संविधान के प्रति और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए काम करे, तो उसके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी। ये मुझे लगा ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किन कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन कारणों तो मैंने विश्लेषण किया, जितनी रिपोर्टें थी पिछले 40-50 साल की मैंने सारी खोल डाली, और फिर उसका निचोड़ लेके मतलब जो मुझे लगा उसका निचोड़ लेके खासतौर से नेशनल पुलिस कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाया, और सुप्रीम कोर्ट 1996 में मैंने जनहित याचिका की। तो जनहित याचिका में समय जरूर लगा, पर 10 साल बाद एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और मेरी सारी बातें मान दी। उन्होंने निर्देश दिए, 6 निर्देश तो राज्य सरकारों को और 1 निर्देश केंद्र सरकार को। पिछले करीब 10-15 साल से लड़ाई इस बात की चल रही है कि उन निर्देशों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए लड़ाई हो रही, क्योंकि राज्य सरकारें चाहती है दाहिने बाएं करके किसी तरह से पुलिस पे उनका, जिससे मैंने कहा ना, गर्दन पकड़ वाली स्थिति बनी रहे। मतलब कंट्रोल ही नहीं, गर्दन पकड़, मतलब जरा से भी किया तो तुम्हारी गर्दन ऐड नहीं, तो वो स्थिति है आज की। गर्दन पकड़ वाली स्थिति बनी रहे, मतलब पुलिस पे न केवल कंट्रोल रहे, वर्चस्व रहे, बल्कि एकदम इनके गर्दन पे सवाल है। तो ये स्थिति है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब इस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, और इस परिवर्तन के लिए मैं पिछले 25 साल से संघर्षरत हूँ। और मुझे ये लगा कि ये परिवर्तन, जिस परिवर्तन की मेरी कल्पना है कि ये इस देश में जो पुलिस है, जो रूलर्स पुलिस है, जो शासक वर्ग की पुलिस है, वो जनता की पुलिस हो जाए और जनता के हक को
सर्वोपरि समझे, कानून को सर्वोपरि समझे, संविधान को सर्वोपरि समझे, ऐसी पुलिस हो जाए, ये मेरा सपना था। और इसी सपने को लेकर मैं लड़ाई लड़ता रहा। और क्योंकि मुझे लगा कि अब समय बहुत बीत गया है, पता नहीं ये लड़ाई अभी कितने साल और चलेगी। तो मैंने सोचा कि जितना कुछ मैंने संघर्ष किया है इसको एक डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, ताकि अगली पीढ़ी को इस लड़ाई को आगे चलाने में मदद मिले। और उसमें वो सारी सूचना रहे जिसके आधार पे अगली रणनीति कैसे होनी चाहिए, क्या हमें करना है, उसके बारे में हमने एक आखिरी चैप्टर है द वे अहेड, यानी आगे भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए। तो उसमें मैंने दिखाया है कि इस रास्ते पे चल के हम पुलिस सुधार धीरे धीरे शनय ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने पुस्तक लिख दी है। वो एक तरह से मेरा मतलब क्या कहा जाए, मेरे 25 साल के प्रयासों का उसमें निचोड़ है अगली पीढ़ी के लिए। जी। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस समय जो आपने चुनौतियों की बात की, आज हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और डिजिटल इंडिया में हमने द्वार खोल दिए सब जगह के, लेकिन हमारी साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम शायद पर्याप्त नहीं है। पुलिस के जो प्रयास हैं, वो कोशिश है कि वो मुकदमे दर्ज हों, लेकिन साइबर कोर्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से, और भी एक जो पुलिसकर्मी है उसकी अपनी जो व्यस्तता है उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुलिस कोशिश तो कर रही है कि वो साइबर अपराधियों के विरुद्ध पोस्ट बना दे और लोगों को ट्रेनिंग दे दे, ये सब हो रहा है। पर मेरी संस्कृति है, मैंने किताब में इसके बारे में लिखा है कि देखिए, ये जो दरोगा जी जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से निकलते हैं, ये साइबर क्राइम क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाएंगे। साइबर क्रिमिनल पढ़ा लिखा एक आदमी है, टेक्नो सेवी आदमी है, और वो आप धीरे चाल से चलेंगे, वो छलांग मार के चलेगा, और वो हमेशा आप में और उसमें फासला बढ़ता रहेगा। तो इसका एक ही उपाय है। मैंने कहा था कि पुलिस में चाहिए कि साइबर जो गोष्ठ है उनको दरोगा लोगों से नहीं, बल्कि आप IIT में जाइए, IIT में जाइए और लड़कों को सीधे आप उस साइबर पोस्ट में भरिए, उनको सीधे सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जैसी उनकी क्वालिफिकेशन हो, जैसे उनकी आपको लगे कि कितने ब्रिलियंट हो, उसके हिसाब से उन्हें रैंक दीजिए और उनको इसमें भर्ती करिए। सीधे पुलिस सब इंस्पेक्टर लेके भर्ती करिए। और ये लड़के IIT से जो ग्रेजुएट्स हैं, ये आपको साइबर क्रिमिनल से लड़ने में मदद देंगे। और दरोगा जी जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद से निकल रहे हैं, या फिलौर से निकल रहे हैं, या कहीं और से निकल रहे हैं, ये तो अपना IPC CRPC पढ़ के निकलते हैं, और लठ चलाना और दंगा कंट्रोल करना और मर्डर केस का कैसे सॉल्व किया जाए, और डकैती और रॉबरी, बस इसके आगे वो नहीं सीख पाते। जी। बाकी अब साइबर क्राइम इनके जो समझ के बाहर है, और अगर ये समझ भी थोड़ा गए तो क्या पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, पर इनकी समझ और साइबर क्रिमिनल की चतुराई, तो हमेशा दोनों में बहुत बड़ा फर्क रहेगा। तो सर, पकड़ में तो ये आ नहीं रहे हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं वो उतने पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम में ट्रेंड लोगों की कमी है। जैसा आपने बताया, IIT के लोग आने चाहिए। जी। एक और चुनौती है सर कि जैसे पुलिस का संबंध न्यायपालिका से भी है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट में जज नहीं है, नीचे जो पुलिसकर्मी है वो रिटायर हो जा रहे हैं, और जो मुकदमे हैं वो इतने लंबे चलते हैं कि उसकी एक पूरा आम आदमी भी उसको भुगतता है। तो उसका निस्तारण कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? अब देखिए, केसेस का निस्तारण होना, ये तो भाई जज साहबान को इस पर विचार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जज साहबान इसके प्रति जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे। वो पुलिस की आलोचना करने से तो बात नहीं आते। जहाँ जरा सा मौका मिला तो एक स्ट्रक्चर पास कर देते हैं, पर अब जुडिशरी पे कौन स्ट्रक्चर पास करेंगे? अब इस पेंडेमिक में देखिए, केसेस की डिपेंडेंसी बढ़ के 5 करोड़ से ऊपर चली गई है। अच्छा, सबसे बाद में जज साहब लोगों ने काम करना शुरू किया, बाकी दफ्तर तो काम करना शुरू कर दिया, जज साहब लोगों ने सबसे बाद में काम करना शुरू किया। जी। और वकील जो परेशान थे कि जज साहब लोग काम ही नहीं करना चाहते। अब एक चीफ जस्टिस है, उनके बारे में वकील मतलब मैं वकीलों के मुझे सुना था कि बस उनको तो इसी बात का संतोष है कि मेरा नाम बोर्ड पे लिख दिया गया है, बस हो गया। अब लॉकडाउन है, अब तो काम कैसे करेंगे? ठीक है, सारा कोर्ट बंद है, कचहरी बंद है, तो पेंडेंसी तो बहुत बढ़ गई है, और इसके प्रति जुडिशरी को गंभीर होना पड़ता है और अपने प्रोसीजर्स में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कुछ मतलब अभी फिलहाल जो प्रोसीजर्स है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट
15 साल से दौड़ रहा हूँ, पर मैंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर है वो ऐसे मतलब जिससे कि कोई वकील चाहे तो अपना बहस करना शुरू करते हैं तो लोग अपना आधे घंटे बोले जा रहे हैं कि अरे भाई आपको टाइम दिया जाए, 10 मिनट में जो कहना हो कहो, बकवास बंद करो तुम। लेकिन किताब लेके पढ़ने लगते हैं, अरे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम बता दो किस किताब के कौन से पेज वो हम देख लेंगे, बात भी खत्म। मतलब प्रोसीजर्स बड़े लेंदी प्रोसीजर्स बन गए हैं और जज साहिबान अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं करते। और मैंने देखा कि कुछ अगर जाने माने वकील खड़े हो जाए तो जज साहब उनसे दहशत में आ जाते हैं। अरे भाई दहशत में क्या आ रहा है यार, तुम जज हो, तुम कोर्ट पे प्रिजाइड करते हो, वकील अगर फालतू बोले तो चाहे वो कोई भी हो उसको बकवास बंद करो, अपनी बात पॉइंट की बात करो और बात खत्म करो। तो मैंने देखा बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं धारा प्रवाह तो जज साहब सामने हुए बैठे रहते। तो भाई आप जज हो यार, अपने जज की जिम्मेदारी समझो और वकील को अपने औकात पे रखो। वकील तो ऐसा कुंदा बन गया है जो जिसको चाहे उसको वो जज के ऊपर हावी हो जाता है, पुलिस के ऊपर हमेशा हावी हो जाता है, चाहे कितनी भी गैर कानूनी काम करें पर पुलिस सजा पा जाती है। अभी मैंने देखा पुलिस कहीं आज ही अखबार पढ़ रहा था कि एक जिले के वकीलों ने पुलिस को मिलकर पीटा। क्या हो रहा है, मतलब पुलिस तो ऐसे बन गई है जैसे मतलब अब जनता से भी पिट रही है और पुलिस से मतलब वकील से पिट रही है और जज साहब से गाली खा रही है। और पुलिस को जो संसाधन चाहिए वो कोई बात नहीं करेगा, आप जनशक्ति पूरी नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, घर नहीं देंगे, 16 घंटे काम कराएंगे, उसके बाद गाली देंगे। बड़ी मतलब स्थिति बड़ी क्या कहा जाए जी, मोरल को गिराने वाली है। जी 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 सर, एक पुलिसकर्मी की, क्योंकि आपने जो अध्ययन किया वो एक पुलिसकर्मी जो सिपाही है उससे लेकर और हायर लेवल तक के जो पुलिस अधिकारी है उनकी जो मानवीय आवश्यकता है उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई हकीकत में उनकी जो मानवीय आवश्यकता है उनको कितना पूर्ति कर पाते हैं और उनकी जो कार्य का बोझ है उसका तनाव जो है वो कैसे झेल पाते होंगे, उसके सुधार के लिए भी आपने काफी काम किया है। मैंने पुस्तक में इसके बारे में विस्तार भी लिखा है और स्टेटस ऑफ पुलिसिंग कॉमन कॉज ने एक रिपोर्ट छापी है, उसका मैंने मतलब उससे बड़े उदाहरण दिए हैं। मैंने लिखा है कि कितने थाने ऐसे हैं देश में जहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं है, जहाँ औरतों के लिए कपड़ा बदलने की सुविधा नहीं है, और मतलब कितने थाने ऐसे हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं है, कितने थाने ऐसे हैं जहाँ वायरलेस सेट नहीं है, कितने थाने ऐसे हैं जहाँ टेलीफोन नहीं है। तो इस तरह से कैसे मतलब आज के जमाने में आप कहते हैं आईटी पावर है, आप कैसे आईटी पावर है यार, आप थाने को आप टेलीफोन तो दे नहीं पा रहे हैं। आप आज की तारीख ये नहीं कर सकते हर थाने में टेलीफोन है, आप आज की तारीख ये नहीं कर सकते हर थाने पे वायरलेस सेट है, और आप कहते हैं हम आईटी पावर है। तो ये सब स्थिति आज के जमाने में मतलब समझ में नहीं आता। गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, पुलिस थाना है तो बिल्डिंग जर्जर हालत में है, कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर नहीं है। और दिल्ली पुलिस की एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में निकली थी कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों की वर्किंग कंडीशंस क्या है, लिखा था कि वो स्लम लाइक कंडीशंस में रह रहे हैं। अभी दिल्ली में जब स्लम लाइक कंडीशन में रह रहे हैं तो यूपी के देहात में और बिहार के देहात में क्या स्थिति होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये तो अब स्थिति बदल गई, वरना तो अभी 10 साल पहले तक तो स्थिति ये थी कि हवालात नहीं था, लोगों को मतलब मर्जी में उसको हाथ में रस्सी बांध के और किसी खिड़की के छड़ से बांध दिया तो भागे ना, हवालात ही नहीं है, क्या करें। सर आप बीएसएफ के डीजी रहे हैं और एक पिछले दिनों एक डिसीजन हुआ कि पंजाब या दूसरे राज्य जो बॉर्डर के हैं उनमें बीएसएफ के अधिकारों को कम किया जाए। सर ये इस तरह के जो आदेश हैं उसका हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ता है? देखिए उसका देश तो अच्छा है, बस हमें ये देखना विभाग से आजकल हर चीज में राज्य मतलब केंद्र सरकार कुछ भी करे, कितना भी सही करे, हर चीज में तो विरोध होने लगते। फैशन हो गया है, केंद्र जो भी करे उसको विरोध करो। आप अपना काम चाहे करें चाहे न करें। मतलब सीमावर्ती प्रदेशों के बारे में भारत सरकार को चिंता थी कि राज्य सरकारों से जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा तो खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा अपनी फोर्स का भी थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दो, क्योंकि ड्रोन वगैरह से अलग अलग जगहों पे कहीं हथियार गिर रहा है, कहीं नशीले पदार्थ गिर रहे हैं और स्टेट पुलिस कुछ कर नहीं थी। इसको बीएसएफ को जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दो ताकि इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सके। ये उद्देश्य था वो, कोई ऐसा अब ये है कि थोड़ा सा अगर राज्य सरकारों से बात कर दिया होता, उनको भी ले लिया होता तो अच्छा रहता। मतलब तो सही है,
सरकार को भी थोड़ा सा मतलब राज्य सरकारों को सारी टीम को अपने साथ लेके चले तो ज्यादा अच्छा है और उसमें विचार विमर्श करते और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि इन सब चीजों में एक रचनात्मक सहयोग दे, बजाय इसकी हर चीज का केंद्र की हर चीज का विरोध करना एक फैशन हो गया। सर अब चलते चलते एक सवाल ये कि आप पुलिस में जो आए, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसी थी कि जो आपने पुलिस में जाने का सोचा, और दूसरी बात ये कि अगर पुलिस में नहीं आते तो क्या करते? ये तो देखिए पुलिस में नहीं आते तो क्या करते, ये तो मैं नहीं कहना बड़ा मुश्किल है। सपना बचपन में पहली बात तो पारिवारिक बैकग्राउंड कोई नहीं थी हमारे परिवार में। जो लोग पुलिस में थे वो शायद दरोगा वगैरह स्तर पे ही रहे होंगे। जी जी। IPS में कोई नहीं गया था और कुछ संयोग ऐसा हुआ कि मैं मतलब IPS के ही इम्तिहान में बैठा और मतलब मैं ईश्वर की दया ही कहूँगा, मैं पता नहीं कैसे ऑल इंडिया में टॉप कर गया। स्कूल कॉलेज में तो मैंने टॉप किया नहीं था और ऑल इंडिया में मैं टॉप कर गया, तो मुझे लगा शायद ईश्वर की इच्छा है कि पुलिस में मुझे जाना चाहिए और मैं चला गया। तो फिर जब गया तो मुझे ये लगा कि भाई लोगों ने कहा भाई ये बहुत सीधा साधा लड़का है, पुलिस में कैसे काम करेगा। सीधा साधा तो मैं था, पर यह है कि अंदर एक दृढ़ता थी कि जो काम करना है वो अच्छे से करना है। तो मैं उसी दृढ़ता से काम करता रहा और आगे बढ़ता रहा। ईश्वर की दया से मैं फिर उच्चतम पद पे पहुंच सका। जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बातें की और बहुत ही गूढ़ बातें जो पुलिस सुधार में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं, और उम्मीद है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पुलिस सुधार में व्यापक परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ जरूर प्रयास करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री प्रकाश सिंह जी को। 86 वर्षीय प्रकाश सिंह जी 1959 में IPS बने थे और वह आसाम और उत्तर प्रदेश की DGP रहे और BSF में DG रहे। ऐसे अधिकारी ने पुलिस सुधार पर एक पुस्तक लिखी, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। उस पुस्तक का उद्देश्य क्या था, सारी विस्तार से उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। उम्मीद है आपको उनका यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पसंद आएगा। ऐसे ही लोगों के साथ हम जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।